नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है अपने और आपके YouTube चैनल रीट मैथ्स और साइंस। रीट मैथ्स साइंस जो चैनल बनाया गया है वो सिर्फ रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की मैथ्स का एक एक टॉपिक पूरा कवर होगा और रीट लेवल सेकंड के साइंस या विज्ञान का एक एक टॉपिक कवर होगा, फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। और इसके साथ साथ दोनों विषय मैथ्स और वो विज्ञान या साइंस दोनों की हम शिक्षण विधियों का अध्ययन भी इसी चैनल पे करेंगे। लगातार जुड़े रहिएगा, एक एक टॉपिक वाइज एक एक क्लास लेके आ रहा हूँ। कुछ टॉपिक हो जाएंगे एक बार, जैसे एक यूनिट हो गई आपकी, यूनिट वाइज जो सिलेबस बटा हुआ है उसमें जैसे एक यूनिट हो जाएगी, उसके बाद मैं पीछे के सालों के उस यूनिट में से आए हुए प्रश्न लेके आऊँगा और उन प्रश्नों की सहायता से आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाओगे कि हम कहाँ हैं बैठे हैं, इस प्रतियोगिता की दौड़ में हमारा स्थान कहाँ है। तो उन प्रश्नों के साथ मैं स्लाइड्स लेके आऊँगा और उन प्रश्नों के साथ आप अपना क्या कर सकते हो, मूल्यांकन। तो अभी सीखिए, अभी सीखने का समय है, पढ़ने का समय है, तो पढ़ते रहिए लगातार। एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को कंसेप्ट और उदाहरण के साथ लेके चल रहा हूँ मैं दोस्तों। एक एक पूरा कंटेंट मिलेगा, सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करूँगा, नए लेवल से ऊपर जाऊँगा, नए लेवल से नीचे आऊँगा। जितना लेवल है एनसीईआरटी बेसिस चलूँगा, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, मैथ्स हो चाहे साइंस हो, जो लेवल है उसी को चलेंगे, ठीक है। तो चैनल के वीडियोस को देखिए, कंटिन्यू देखिए, सारे एक एक सिस्टमेटिक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हैं सब टॉपिक्स के, तो उनको देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और जितने भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कीजिए। और वीडियो को पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फिजिक्स जिसके ऊपर पूरी आधारित है, वो है आपके पास न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम देखिए दोस्तों, न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है न्यूटन की गति का, कौन सा नियम है? पहला नियम। तो हम बात करेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम पढ़ेंगे। तो कोई भी विज्ञान आप पिछले लेक्चर्स देखिएगा, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं, आंख बंद कर करके ये न्यूटन ने कहा, न्यूटन की गति के नियमानुसार, ऐसा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। समझिए, हर एक नियम में, हर एक परिभाषा में 2-4 शब्द ही काम के होते हैं, जिन्हीं पे पूरी परिभाषा, पूरा फॉर्मूला टिका हुआ रहता है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मत रटिए बुक्स में, नोट्स में, लेक्चर्स में जो रटवा रहे हैं उसको मत रटिए, समझिए कोशिश की क्या होता है इसमें, बस इतना समझ गए तो आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, ठीक है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो 2 ही बातों में टिका हुआ है कि अगर कोई वस्तु या कोई पार्टिकल अगर स्थिर अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर ही रहेगा। और अगर कोई कण या पार्टिकल या कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, अगर किस में है? गतिशील अवस्था में है, अगर कोई कण या पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो वो क्या रहेगा? गतिशील। ये काम कब तक होगा? जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। छेड़छाड़ का मतलब कि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। जब तक कि कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल एट रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई कण या पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। छेड़छाड़ का मतलब बाहर से कुछ नहीं करें, और जो हम बाहर से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य बल, या क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आई होगी। अब आप जो आज तक न्यूटन की गति का नियम रटते आए थे, वो रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं है प्यारे दोस्तों। तो स्थिर अवस्था में अगर कोई कण या पार्टिकल है तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगा, अगर कोई कण या पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगा। ये काम कब तक होगा? जब तक कि कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि सबके याद हो गया होगा इतना कहते ही। तो ये सबसे कम समय में पहली बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि न्यूटन की गति का नियम हमारे कुछ ही सेकंड्स में याद हो गया कि अगर कोई पार्टिकल स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें। छेड़छाड़ का मतलब उसको रोकने की कोशिश नहीं करें या उसको धक्का देने की कोशिश नहीं करें। इसका मतलब उस पर क्या नहीं हो कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो पार्टिकल स्थिर है तो स्थिर रहेगा, और गतिशील है तो दोस्तों क्या रहेगा? गतिशील रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको याद हुआ होगा ये चीज़। अब एक शब्द जो आता है न्यूटन की गति के पहले नियम में, एक नया शब्द काम आता है जिसको कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं इसको। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व या क्या कहते हैं? इनर्शिया।
इसको क्या कहते हैं, जड़त्व या इनर्शिया। अब जड़त्व या इनर्शिया क्या चीज़ है, जड़त्व या इनर्शिया आपके पास क्या चीज़ है, और जड़त्व या इनर्शिया को समझे कैसे। अब एक चीज़ होती है, कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, एक विरोध आता है, ऑब्जेक्शन उठता है उसमें, कि अगर आप स्थिर चीज़ को गतिशील में लाना चाहो या गतिशील को क्या करना चाहो स्थिर, तो उसमें एक विरोध उत्पन्न होगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। स्थिर वाले को अगर गतिशील लाना चाहो या गतिशील वाले को कहाँ ले जाना चाहो स्थिर, तो उसमें एक विरोध होगा या एक ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास कि भाई ऐसा परिवर्तन क्यों कर रहे हो। तो जो विरोध या ऑब्जेक्शन जो है वही ऑब्जेक्शन क्या कहलाता है, जड़त्व है। जड़त्व आप पूरी बीएससी एमएससी हो जाती है लेकिन जड़त्व समझ में नहीं आता। तो जड़त्व क्या चीज़ है, न्यूटन ने जो जड़त्व इनर्शिया बताया प्यारे बच्चों, वो क्या बताया कि अगर कोई स्थिर अवस्था है तो अगर गतिशील में लाएं उसको या गति वाले को स्थिर में लाएं, मतलब उनकी अवस्था में क्या करें, परिवर्तन। इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगी, गति या विराम अवस्था में, या तो गतिशील हो सकता है या आपके पास क्या हो सकती है, स्थिर या विराम। तो गतिशील या विराम अवस्था में जो परिवर्तन आप करना चाहते हो, उस परिवर्तन का जो विरोध या जो ऑब्जेक्शन होगा आपके पास, उस परिवर्तन का जो विरोध या क्या होगा आपके पास, ऑब्जेक्शन, उस विरोध या ऑब्जेक्शन का जो गुण है, इसी गुण को क्या कहते हैं हम, जड़त्व या क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इनर्शिया। तो ये भी बात सबके समझ में आई होगी। स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक, जब तक कोई बाहर से कुछ नहीं करे। बाहर से कुछ करने का मतलब बाह्य बल नहीं लगे, तब तो ये कौन सा कहलाता है, न्यूटन का प्रथम नियम। इसके बाद न्यूटन ने किसके बारे में बताया, जड़त्व इनर्शिया के बारे में बताया। तो जड़त्व इनर्शिया का मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है या विराम अवस्था में है, अगर उसकी अवस्था में आप क्या करते हो, परिवर्तन। अवस्था का मतलब, अवस्था स्टेट का मतलब गति है तो वो विराम आ जाएगी, विराम है तो क्या हो जाएगी, गतिशील। इस परिवर्तन का वस्तु में गुण होता है जो उसका क्या करता है, विरोध या ऑब्जेक्शन करता है, यही क्या कहलाता है, जड़त्व है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनर्शिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया न्यूटन का पहला नियम, और किसकी बात हुई, जड़त्व की बात हुई। इसीलिए न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको हम कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। जड़त्व का नियम है, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कह दीजिए, चाहे इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जड़त्व को या इस नियम को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। इस नियम को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं स्थिर अवस्था के हिसाब से, और एक गतिशील अवस्था में जड़त्व के हिसाब से। दो भागों में विभाजित करते हैं जड़त्व इनर्शिया के हिसाब से। कौन से नियम को, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। पहला नियम तो होता है स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। फर्स्ट पार्ट तो होता है स्थिर अवस्था में, फर्स्ट पार्ट तो होता है आपके पास स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ है गति अवस्था में, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। दूसरा है आपके पास गति अवस्था में जड़त्व का नियम, गति अवस्था में जड़त्व का नियम। देखिए पहली चीज़ तो स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, और दूसरी चीज़ है आपके पास गति अवस्था में जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम और गति अवस्था में जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए क्या करना है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम में क्या चीज़ें आएंगी और गति अवस्था में जड़त्व के नियम में क्या चीज़ें आएंगी। स्थिर अवस्था में तो ये है कि जब कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु क्या है, स्थिर, वो स्थिर ही बनी रहेगी। जब कोई वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगे। ठीक है, और गतिशील का मतलब है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गति है तो गति या मोशन में ही बनी रहेगी। कब तक, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स न लगे, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम में को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के आधार पर नियम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, पहला होता है स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, ये तो कौन सा है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है गति अवस्था में जड़त्व का नियम। अब स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी, कब तक, जब तक कोई बाह्य बल उसमें नहीं लगे। और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनके उदाहरण है, और एग्जाम में उदाहरण या एग्जाम्पल ही पूछता है। अभी एग्जाम में क्या पूछेगा, उदाहरण या एग्जाम्पल ही, कि इसमें स्थिर अवस्था का नियम है या गति अवस्था का नियम है।
अब देखो कैसे उदाहरण को डिफाइन करें, कैसे हम समझें। तो एक एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। इसका पहला पार्ट लेके चल रहे हैं हम स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। स्थिर अवस्था में देखो दोस्तों जड़त्व का नियम देखें। अब स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम का मतलब है कि कोई वस्तु या पार्टिकल अगर स्थिर है तो वो क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। कब तक स्थिर रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, तब तक वो कण या पार्टिकल क्या रहेगा दोस्तों, स्थिर रहेगा। ये कौन सा नियम कहलाता है, स्थिर अवस्था जड़त्व का नियम कहलाता है आपके पास। अब देखिए इनके उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण क्या है। आपने देखा होगा कि जो दैनिक जीवन में हम कई बार क्या कहते हैं कि कोई कार या बस में अगर बैठे रहते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल देखें इसके, अगर हम कोई किसी कार या बस में बैठे हैं तो हम स्थिर हैं, और अचानक से अगर उस कार या बस को तेज़ गति के साथ अगर चला दिया जाए तो आपको अचानक से पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। तो स्थिर थे और स्थिर में क्या हो गया, अचानक से आप कहाँ रह गए, स्थिर नहीं रह पाए। कब तक स्थिर थे, जब तक कुछ नहीं था, और जैसे ही उसको तेज़ी के साथ चला दिया मतलब गतिशील हो गई वो वस्तु, और गतिशील होते ही आप में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो यहाँ कौन सी चीज़ काम आ रही है, स्थिर थे आप शुरुआत में, तो कौन सी चीज़ है, स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम। तो कि क्या होगा कि किसी गाड़ी या बस को अचानक, किसी गाड़ी या बस को अचानक तेज़ गति से चलाने पर, अचानक तेज़ गति से चलाने पर बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर जाना या पीछे की ओर गिरना। ठीक है, गाड़ी या बस क्या थी, पहले स्थिर थी, स्टडी मोशन में थी। अब वो अचानक से चलाया आपने तो उसकी परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होते ही आपको महसूस हो गया कि इसमें जो व्यक्ति बैठा है वो कहाँ हो जाएगा, पीछे की ओर। अगर कोई सी घोड़े पे, दूसरा उदाहरण देखें इसी टाइप से, कि अगर कोई घोड़ा है और घोड़े पे कोई व्यक्ति बैठा है, और अगर घोड़ा अचानक से तेज़ गति से दौड़ने लग जाए, और जितने में तो हम जो बैठा व्यक्ति कहाँ गिरता है, पीछे की ओर। तो स्थिर अवस्था में उसमें बाह्य बल लग गया, अचानक से गति आ गई उसमें, तो पीछ पे बैठा व्यक्ति कहाँ गिरता है, पीछे की ओर। तो ये कौन से में आता है, स्थिर अवस्था से शुरुआत है, तो ये किसका नियम हो गया आपके पास, स्थिर अवस्था का। तो घोड़े पर बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना जब अचानक से घोड़ा दौड़ता है, कि घोड़े पर बैठा व्यक्ति कहाँ गिरेगा, पीछे की ओर गिरता है। कब गिरता है, जब घोड़ा अचानक से दौड़ना क्या कर दे, शुरू कर दे। अब कई बार आपने देखा होगा कि घर पे हमारे पास रजाई कंबल होती है, और रजाई कंबल में हम क्या करते हैं कि उसमें धूल मिट्टी को हटाने के लिए हम उस पर क्या मारते हैं, डंडे से या लकड़ी के डंडे से मारते हैं, इससे धूल मिट्टी के कण क्या हो जाएं, हट जाएं। अब वो जो धूल मिट्टी के कण उसके अंदर जमे हुए थे आपके रजाई कंबल में, वो कौन सी अवस्था में थे, स्थिर अवस्था में। जैसे ही उस पर आपने डंडे से मारा तो वहाँ क्या आ गई, अवस्था परिवर्तित हो गई। तो अवस्था परिवर्तित होने का मतलब वहाँ क्या आ गया, जड़त्व आएगा। और जड़त्व कौन सी अवस्था से शुरू हुआ, स्थिर से। तो वहाँ भी कौन सा होता है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम होता है। तो ये दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जो हमें काम आते रहते हैं, और जो हमेशा काम आएंगे, और एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। जैसे कोई आपके पास कंबल हो, चादर हो, दरी हो, दरी को लटकाकर डंडे से प्रहार करना, कि कोई भी कंबल या चादर है, अगर उसको लटका कर डंडे से प्रहार करोगे तो पहले जो धूल मिट्टी के जो कण या पार्टिकल थे वो उसमें जमा थे, मतलब कौन सी अवस्था में थे, स्थिर अवस्था में। इसलिए यहाँ क्या चीज़ आएगी, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगे। और स्थिर जड़त्व का नियम क्या होगा कि परिवर्तन का विरोध करने के लिए होगा इसके अंदर, कि अगर अचानक से पीछे की ओर गिरेंगे, घोड़ा अगर अचानक से दौड़ता है, बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। कंबल या चादर में जो धूल मिट्टी के कण थे, वो कण या पार्टिकल प्यारे बच्चों स्थिर अवस्था में थे, डंडे के प्रहार करने से गति करके वो कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। तो ये जो जितने भी उदाहरण आपको बताए, ये उदाहरण किसके थे, स्थिर जड़त्व या स्थिर अवस्था में जड़त्व के नियम के लिए थे।
अब जो पूछेगा वो पूछेगा कि गति अवस्था में कौन से उदाहरण आएंगे फिर सर। तो गति अवस्था में जड़त्व का नियम, सेकंड जो पार्ट है इसका वो है गति अवस्था में जड़त्व का नियम, गति अवस्था में जड़त्व का नियम, गति अवस्था में जड़त्व का नियम। कि गति अवस्था में जड़त्व का क्या नियम होगा आपके पास कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अगर कोई वस्तु किस अवस्था में है, गतिशील में है, तो वो गतिशील ही रहेगी। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो क्या रहेगी, गतिशील। कब तक रहेगी, जब तक बाह्य बल काम न करे, जब तक बाह्य बल कार्य न करे, जब तक बाह्य बल कार्य न करे। कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। ये तो बात हुई किसी गति अवस्था में जड़त्व का नियम। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके उदाहरण या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछेगा, परीक्षा में उदाहरण ही पूछेगा कि इसमें गति अवस्था है या स्थिर अवस्था है। तो देखिए वो जो पीछे उदाहरण बताए थे उनसे जस्ट उल्टा करें कि तेज रफ्तार से चलती बस या गाड़ी के, तेज रफ्तार से चलती बस या गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से बैठे व्यक्ति का आगे की ओर गिरना। अब यहाँ से देखिए पिछला जो उदाहरण बताया था, पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में, पिछले में था स्थिर से आए थे गति, तब जड़त्व हुआ। अब गति से किस में हो गई, बाह्य बल कौन लगा, इसमें ब्रेक लगे, और ब्रेक लगने से वो इस वस्तु किस में हो गई, स्थिर में, जिससे कि हम कहाँ गए, आगे की ओर। देखो गतिशील में वस्तु पहले गतिशील होगी, स्थिर में पहले वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। सीधा सा कंसेप्ट है, डिफरेंस अलग अलग करने का। अब लंबी कूद में जो खिलाड़ी होता है वो लंबी दूरी से दौड़ के आता है, लंबी दूरी से दौड़ के आता है तभी वो लंबी कूद पाता है। भाई लंबी कूद में जो खिलाड़ी है तेज रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। ऐसे ही अगर कोई चलती बस या गाड़ी से कोई कूदता है, अगर ऐसे ही कोई चलती बस या गाड़ी से कोई यात्री अगर कूदता है या ट्रेन से कूदता है तो वो मुंह के बल आगे की ओर गिरता है। मुंह के बल कहाँ से गिरता है, आगे की ओर, क्योंकि वो चीज़ क्या थी आपके पास, गतिशील थी। और गतिशील से हम क्या करेंगे, रुकेंगे। तो रुकेंगे इसका मतलब कौन सा नियम आ गया, गति अवस्था में। ऐसे ही लंबी कूद में खिलाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता आपके पास, तो इसके अंदर भी कौन सा है कि पहले से गतिशील है। गतिशील है तो पहले कौन सी अवस्था है, गति अवस्था। तेज रफ्तार से बस दौड़ती है, कौन सी अवस्था है, गति अवस्था। और चलती बस या गाड़ी में गतिशील रहते हैं, फिर हम अचानक से कूदते हैं, उसमें तो हमारी गति रुक जाती है। हमारी गति क्या होती है, रुक जाती है। इसीलिए जब भी हम बस या गाड़ी से कूदना चाहते हैं चलती में, तो ड्राइवर हमें कहता है कि भाई आगे की तरफ मुँह करके उतरना, आगे की तरफ मुँह करके उतरना, पीछे की तरफ मुँह करके मत उतरना। आगे की तरफ मुँह करके उतरते हैं तो गिरने की संभावना कम है, और अगर उल्टा मुंह करके उतर गए, जिधर गाड़ी या बस का मुंह है, तो गिरोगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ी दूर, कुछ देखा होगा आपने या आपने किया भी होगा कि जब आप गाड़ी या बस से कूदते हो गेट से थोड़ी स्पीड में, तो आप थोड़ी दूर अगर उसके साथ दौड़ लिए तो वहाँ थोड़ा संतुलन होता है, तो गिरने से आप बच सकते हो, गिरते गिरते आप बच सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। लेकिन उसके साथ दौड़ना पड़ता है, थोड़ी दूर उसके साथ दौड़ना पड़ता है, जिससे कि परिवर्तन का विरोध न हो पाए इतना, जिससे कि जड़त्व इतना नहीं लग पाए, जिससे कि आपको आगे की ओर गिरना नहीं पड़े। तो ये जो सारे उदाहरण हैं जिनमें पहले गाड़ी गतिशील होती है, जो भी वस्तु या जो पार्टिकल है वो गति में होता है, फिर रुक जाता है, तो उसमें कौन सा होता है, गति अवस्था में जड़त्व का नियम। और अगर पहले स्थिर है और फिर चलना प्रारंभ कर दे, तो वो कौन सा होता है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका अभी, वो होता है स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम कुछ बेसिक बातें और करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछी हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो बातें रिलेटेड है किससे, जड़त्व और द्रव्यमान से। एग्जाम में कई बार कथन दे देता है स्टेटमेंट 4 ऑप्शन में, और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सही या सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही या सत्य है।
तो देखिए जहाँ जहाँ से सवाल बनेंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताए, एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से सवाल बनेगा कि गति अवस्था में जड़त्व है और स्थिर अवस्था में जड़त्व। जड़त्व क्या होता है ये भी पूछ सकता है परिभाषा में, छोटे छोटे 4 ऑप्शन में। तो यहाँ से सवाल बनने की उम्मीद है। एक मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ जड़त्व और किसकी बात करने जा रहा हूँ, द्रव्यमान की। जड़त्व और किसकी बात करने जा रहे हैं, द्रव्यमान। इनर्शिया और मास की बात करने जा रहा हूँ कि इनमें क्या संबंध है, किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ से जो 3-4 बातें बताऊँगा उनमें ये ध्यान रखना, एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से असत्य है या निम्न में से बात क्या है, सत्य है। तब उस टाइप के सवालों में ये चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है कि सभी वस्तुओं का, अब वो कैसे नहीं होगा अभी उदाहरण बताता हूँ। हर चीज़ का उदाहरण है दैनिक जीवन में, सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता। सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता। जड़त्व समझ गए होंगे, गति से अगर हम रुकना चाहें तो उस चीज़ का विरोध जो करता है गुण, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। सभी वस्तुओं का जड़त्व क्या नहीं होता, बराबर। कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स या आपके पास जो भी वस्तु है उसका जड़त्व बराबर नहीं होता। अब उदाहरण ही देखिए, 2 गेंद ले लो, हम क्या लेके चलेंगे, 2 गेंद या 2 बॉल ले ली हमने, और 2 बॉल ली, उसमें एक ले ली रबड़ की बॉल और एक किसकी बॉल ले ली मैंने, लोहे की बॉल। 2 गेंद ली और एक तो गेंद ली किसकी, रबड़ की, और एक दूसरी गेंद ली मैंने किसकी, लोहे की। ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, आकार में एक जैसी। आकार में एक जैसी तब हो सकती है जब उनकी त्रिज्या क्या हो, समान। आकार में एक जैसी है या एक ही आकार हो गया, एक ही आकृति हो गई, एक ही आकार की हुई, एक ही आकार की कब हो सकती है, जब दोनों की त्रिज्या क्या हो, समान। 2 गेंद ले ली प्यारे बच्चों, उतनी ही साइज़ की या उतनी आकृति की रबड़ की है और उतनी ही आकृति क्या है, लोहे की। अब आप इन दोनों गेंदों को फेंकिए। अब फेंकोगे तो ये तो जाएगी ज़्यादा दूरी पर, ये तो ज़्यादा दूरी फेंक सकते हो, और ये फेंकोगे कम दूरी, ये कम दूरी फेंकोगे। अब ज़्यादा दूरी फेंक पाए, इसका मतलब आपने इसके अंदर विरोध कम हुआ। पहले तो यही थी, स्थिर अवस्था में थी गेंद। गेंद को जैसे ही मैंने फेंका, फेंकने से गेंद कौन सी अवस्था में आ गई, गतिशील में। तो स्थिर से गतिशील में जो विरोध करता है वही तो होता है जड़त्व है। अब ये ज़्यादा दूर गई, इसका मतलब इसमें विरोध कम हुआ, तो रबड़ वाली गेंद में जड़त्व कम है। और लोहे वाली गेंद को कम दूरी फेंक पाए, कम दूरी पे फेंक पाए, मतलब इसमें विरोध या ऑब्जेक्शन ज़्यादा है। और जिसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब उसमें जड़त्व या इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा। तो रबड़ की गेंद में जड़त्व इनर्शिया कम हुआ, लोहे की गेंद में जड़त्व इनर्शिया क्या हुआ, ज़्यादा। तो कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है सही गलत वाले सवालों में कि सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर होता है। अब हम देखते हैं भाई सब वस्तुओं का जड़त्व बराबर ही होगा, नहीं भाई, सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता। और इस चीज़ को याद रखने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण एग्जाम्पल बताया, जिसको समझिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या होगा, सेम पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा सबके। दूसरी जो बात मैं करने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वस्तुओं की जो अवस्था परिवर्तन है, वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से है तो गतिशील हो जाए, और अगर कोई गतिशील है तो क्या हो जाए आपके पास, विराम अवस्था में। तो वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन का विरोध, वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन का विरोधी तो क्या होता है, जड़त्व। विरोधी तो क्या होता है दोस्तों, जड़त्व। वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन, इसे ही तो हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन का विरोध या जो ऑब्जेक्शन है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान या मास ज़्यादा है आपके पास, मास या द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है उसमें जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा, विरोध भी ज़्यादा होगा। और जिसका द्रव्यमान या मास कम है उसके अंदर जड़त्व भी क्या होगा, कम। कम का मतलब विरोध कम होगा। जैसे रबड़ और लोहे की गेंद थी, तो लोहे की रबड़ की गेंद का द्रव्यमान कम था इसलिए जड़त्व कम था, जड़त्व का विरोध कम हुआ इसलिए ज़्यादा दूर चली गई। और लोहे की गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा था इसलिए विरोध ज़्यादा हुआ, विरोध ज़्यादा होने का मतलब उसमें क्या होगा, जड़त्व ज़्यादा होगा। इसका मतलब जड़त्व है जो आपका वो हमेशा किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। जड़त्व है, इनर्शिया है, वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास दोस्तों, मास पे डिपेंड करता है। जड़त्व इनर्शिया हमेशा किस पर डिपेंड करेगा भी, मास पर डिपेंड करता है। तो ये वो बातें हैं जो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। भाई मैं ऐसा एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा जिस टॉपिक में आपको यही मालूम न चले
कि आपको पढ़ तो लिया, अब इसमें से प्रश्न कहाँ से बनेंगे, नहीं भाई, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा कि इसमें से ये प्रश्न बन सकते हैं, वही प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन वहाँ उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो सीखेंगे तभी आगे वाली चीज़ें हम सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, ऐसे समझ लो कि अगर द्रव्यमान या मास ऊपर का मतलब ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, मास कम है या मास या द्रव्यमान अगर कम है तो जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा, ये थर्ड पॉइंट। तो ये 3-4 बातें थी जो किसके संबंध में थी, जड़त्व और द्रव्यमान में। ये उन ऑप्शंस में आती है जहाँ वो सही गलत असत्य सत्य कथन की बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली किसके बारे में, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन की गति में प्रथम नियम में जड़त्व क्या होता है, जड़त्व में 2 प्रकार बताई, गतिशील और स्थिर अवस्था में, और इसके बाद हमने बताया कि जड़त्व और द्रव्यमान में कोई रिलेशन या संबंध है क्या, और किस प्रकार से इनमें बातें होंगी, किस प्रकार का रिलेशन है। अब आता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है आपके पास, या द्वितीय नियम भी कहते हैं इसको, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। न्यूटन की दूसरा गति का जो नियम है वो कहता है कि अगर आपके पास एक नया शब्द आएगा जिसे हम कहते हैं संवेग या मोमेंटम, क्या कहते हैं, संवेग या मोमेंटम। संवेग या मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, mv। P इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, mv। संवेग या मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेग, मास या द्रव्यमान, और v का मतलब वेलोसिटी या वेग का जो गुणनफल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संवेग या मोमेंटम कहते हैं। अब संवेग या मोमेंटम में परिवर्तन की दर, संवेग या मोमेंटम में परिवर्तन की दर क्या बन जाती है, बल या फोर्स बन जाती है। संवेग या मोमेंटम में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष उस पर क्या किसके बराबर होती है या क्या बन जाती है, बल या फोर्स। तो देखिए यहाँ से बनेगा आपके पास संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर या समानुपाती होती है, बल के बराबर या समानुपाती होती है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया, इसको रटने की जरूरत नहीं है। संवेग तो याद होगा सबके, P बराबर कितना होता है दोस्तों, mv। परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब dp अपॉन कितना होगा, dt। अब देखिए m तो मास जितना होगा उतना ही होगा, इसमें तो क्या परिवर्तन होगा, और ये हो गया dv अपॉन dt। तो ये कह रहा है कि m का तो m हो गया आपके पास, dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होता है, बल या फोर्स के। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, ma। यही कहलाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो f इक्वल टू ma कह दो, चाहे f बराबर माँ कह दो इसको। f बराबर क्या होगा, माँ होगी तभी बल या फोर्स आएगा, माँ होगी तभी आप में ऊर्जा एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने का मतलब तभी आप में क्या आएगा, बल या फोर्स, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना होगा, ma। क्या चीज़ हुई इसको रटिए मत, संवेग या मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv। इसमें परिवर्तन की दर तो dp अपॉन कितना हो गया, dt, m dv अपॉन कितना हो गया, dt। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन, ma, और ये किसके बराबर होता है, बल के। तो माँ तभी आएगी जब आपके पास ऊर्जा एनर्जी या दम होगा, दम होने का मतलब क्या होगा, आपके पास बल या फोर्स होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कहलाता है आपके पास न्यूटन की गति का दूसरा नियम, F इज इक्वल टू ma। कई बार पूछ लेता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, और आगे ऑप्शन में लिख लेता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर, वेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ जो सवाल बनेगा वो परिभाषा से बन सकता है, या इसके फॉर्मूले F इज इक्वल टू ma या मास से बन सकता है। कई बार क्या होता है कि मास भी दे देगा और a भी दे देगा, न्यूमेरिकल भी आएगा एग्जाम में, जिसको संख्यात्मक सवाल कहते हैं अपन। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में यही होगा, दोनों को गुणा करना, गुणा करते आपके पास उत्तर आ जाएगा, जो उत्तर आए वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास। समझ आ रही होगी बात सबको। अब देखिए यहाँ से बात आ गई किसकी, बल की। अब बल की बात आ गई तो बल की यूनिट मालूम होनी चाहिए। बल की यूनिट मैं पीछे ही बता चुका, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन भी होती है बल की यूनिट, डायन भी होती है, और बल की यूनिट क्या होती है, पाउंडल भी होती है, ठीक है। डायन, और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, पीछे बता चुका मैं, पिछले जो एक क्लास देखना, बल या फोर्स की क्लास होगी। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन। ये रीट में आ चुका सवाल, ये सवाल किस में आ चुका, रीट में।
तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मास का होता है दोस्तों किलोग्राम, वेग का पीछे बता चुका, मीटर पर क्या होता है सेकंड, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड हो गया आपके पास। तो इस प्रकार से मात्रक याद करिए। और यहाँ से एक सवाल और बनता है, यहाँ से एक सवाल और बनता है कि अगर किसी वस्तु के बल को अगर दोगुना कर दिया जाए, इधर दोगुना कर दिया जाए चाहे इधर दोगुना कर दिया जाए, तो पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा, दोगुना। मैं जैसे त्वरण दोगुना कर दूं तो ए की जगह कितना हो गया, 2a हो गया। तो बल या फोर्स भी कितना हो गया, डबल हो गया। अगर बल या फोर्स डबल कर दूं तो त्वरण भी क्या होगा, डबल होगा। एक रिलेशन याद रखना कि अगर आरोपित बल दोगुना हो, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा, दोगुना होगा। आया हुआ सवाल है रीट में, ये भी रीट में गतिज ऊर्जा से संबंधित सवाल आया हुआ और ये भी आया हुआ। गतिज ऊर्जा में ये आया हुआ था एक बार, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। और हाफ mv² में क्या आया था एग्जाम में क्वेश्चन कि अगर बोले वेलोसिटी को दोगुना कर दूं और मास को क्या कर दूं, आधा, तो मास को आधा कर दूं तो m/2, वेलोसिटी को दोगुना कर दूं तो ये हो गया 2v²। अब 2 का मतलब हो गया, स्क्वायर करूँगा तो 4, और ये कितना हो गया, v²। इस 4 से 1 2 कट गया, ये तो कट गया यहाँ से, यहाँ 2 बच गया। तो एक ये पहले वाला 1/2 है ही अपना, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ से m और v बच गया, तो ये हो गया m और v, और एक किससे गुणा हो गया, 2 से, mv²। तो पहले वाले से ये डबल हो गया, किससे गुणा है, 2 से। तो अगर मास आधा कर दूं, वेग डबल कर दूं, तो जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई दोस्तों, दुगुनी हो गई। वैसे यहाँ से सवाल आता है, अगर आपके पास बल को दोगुना करें तो त्वरण दोगुना, त्वरण दोगुना करें तो बल भी क्या होगा, दोगुना। एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ये सवाल जब मैं लेके आऊँगा रीट के पुराने सवाल, तो वहाँ और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि जब रीट के पुराने क्वेश्चंस करेंगे अपन तो उन पुराने क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा कि वे क्वेश्चंस के उत्तर बता दिए, उनके साथ विश्लेषण भी करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम थर्ड है आपके पास, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा या तृतीय नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन का जो न्यूटन का नियम है, थर्ड लॉ, उसकी बात करें तो थर्ड लॉ में क्या होता है कि कोई भी काम करो, काम करने का मतलब कोई भी अगर क्रिया या एक्शन होती है तो उस क्रिया के साथ क्या होती है, प्रतिक्रिया। लेकिन प्रतिक्रिया जो होती है वो क्रिया से कौन सी दिशा में होती है, विपरीत दिशा में। क्रिया से कौन सी दिशा में होती है, विपरीत दिशा में। कोई भी काम कीजिए दोस्तों, कोई भी काम करने को या कोई भी कार्य करने को हम क्या कहते हैं, एक्शन, या क्या कहते हैं, क्रिया। कोई भी क्रिया करोगे तो प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया। लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा क्या होती है, विपरीत दिशा में। जैसे बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं, बंदूक से हम क्या छोड़ते हैं, गोली छोड़ते हैं। तो बंदूक से जैसे हम गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे जाती है, लेकिन एक वो तो क्रिया हो गई, लेकिन धक्का यहाँ लगता है। इसीलिए तो बंदूक यहाँ शोल्डर पे लगा के रखते हैं अपन, कंधे पे बंदूक लगी हुई रहती है कि जैसे ही बंदूक की गोली आगे जाती है तो बंदूक का धक्का पीछे से लगता है नहीं लगता है। तो ये क्या हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उदाहरण देके पूछेगा कि बोले न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, एग्जाम में यहाँ से ही सवाल आएगा। ये नहीं पूछेगा क्रिया की प्रतिक्रिया, सबको आता है। लेकिन जो एग्जाम में जो पूछेगा वो ये पूछेगा उदाहरण, कि ये कौन से नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति का पहला नियम लग रहा है, दूसरा लग रहा है, या कौन सा लग रहा है, तीसरा। ऐसे ही अगर हम देखें, कोई भी पानी में जब तैरते हैं, तैरना जानते भी होंगे आप लोग, नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, देखा होगा सबने कि तैरते समय हाथ और पाँव से दोनों से पानी को कहाँ धकेला जाता है, पीछे की ओर। तब हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे की ओर। तो ये हो गई हमारी क्रिया, क्या हो गई, पानी में तैर के आगे जाना, लेकिन पानी को कहाँ भेजते हैं, पीछे की ओर। तो ये भी हो गई क्रिया की प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा में। हम जा रहे हैं आगे और पानी कहाँ जा रहा है, पीछे। नाव में अगर आप बैठे हों तो नाव में देखा होगा आपने कि नाव जाती है आगे, और जो एक पतवार होती है उस पतवार से वो पानी को कहाँ धकेलता है, जो नाविक होता है वो उस पतवार से पानी को कहाँ धकेलता है, पीछे की ओर। तो ये क्रिया की क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली चलना, बंदूक से गोली चलना, बंदूक से क्या होगा, गोली चलना, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखें, तैराक का तैरते समय, तैराक का तैरते समय पानी पीछे धकेलना, पानी पीछे धकेलना। नाविक का नाव चलाते समय, नाविक का नाव चलाते समय, नाव चलाते समय, नाविक का नाव चलाते समय पानी पीछे की ओर, पीछे की ओर पतवार से धकेलना। ठीक है, तो ये जो सारे उदाहरण हैं उनमें क्या होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया।
देखो दोस्तों, जितनी क्रिया होती है उतनी क्या होती है, प्रतिक्रिया। अब कई बच्चों के प्रश्न आते हैं, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी ये प्रश्न सामने आता है, ऑफलाइन में भी, कि सर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, आप कहते हो उतनी होती है, तो जब हम बोले बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बोले गोली तो इतनी स्पीड से जाती है, तो उतनी स्पीड से बंदूक पीछे कैसे नहीं आती? बोले बंदूक का धक्का थोड़ा सा ही लगता है, भाई हम जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो गोली तो बहुत स्पीड से जाती है। बोले कि आप कह रहे हो कि सर क्रिया की क्या होती है, बराबर प्रतिक्रिया होती है, और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है और दिशा विपरीत होती है। अब बंदूक से गोली तो गई दोस्तों आगे की ओर, और धक्का कहाँ लगता है, पीछे की ओर, तो बोले बंदूक भी फिर उतनी स्पीड से आनी चाहिए यहाँ कंधे पे। लेकिन देखिए, गोली का जो द्रव्यमान या मास है, गोली का जो द्रव्यमान या मास है आपके पास, गोली का द्रव्यमान क्या होता है, कम। गोली का मास या द्रव्यमान या वजन कम होता है, इसलिए गोली की जो स्पीड है, स्पीड का मतलब गति है, वो क्या रहती है, हाई। और गोली की तुलना में जो बंदूक का मास है, किसका मास, बंदूक या गन का जो द्रव्यमान है वो होता है ज़्यादा। तो जब द्रव्यमान बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो स्पीड या उसकी गति क्या हो जाती है, कम। उसका वेग या वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। यही कारण है। तैराक दौड़ता तो आगे की ओर है, पानी क्या करता है, पीछे की ओर कम गति से दिखता है। ऐसा थोड़ी पानी भी दिख रहा है, पानी जा रहा है पीछे, थोड़ा दिखता है, क्योंकि पानी का मास ज़्यादा होता है, उसमें दिखता नहीं है। ऐसा ही नाव के समय है। तो ये कंसेप्ट है, इसमें गोली का मास ज़्यादा होता है इसलिए उसकी गति ज़्यादा होती है, द्रव्यमान वजन ज़्यादा है। और बंदूक का वजन क्या होता है, नहीं, गोली का कम होता है इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। और बंदूक का वजन बढ़ जाता है इसलिए आना तो उतनी से ही आता है, आने को तो, लेकिन गोली की तुलना में बंदूक का वजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ही धक्का अपन को महसूस होता है। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो तीनों के उदाहरण याद कर लो, एक मैंने फॉर्मूला बताया, एक मैंने जड़त्व और द्रव्यमान में रिलेशन बताई। यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगली क्लास में उसको और डिस्कस कर सकूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते रहिए।